नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। और आज आप सिद्धार्थ पटेल के साथ में पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट का रैपिड रिवीजन। इस चैप्टर को हम मात्र 10 से 15 मिनट में मैं आपको कवर अप करवाऊंगा और एक तरीके से सॉर्ट ऑफ आपका रिवीजन इसमें सारी चीजों का बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो आता है वो ये होता है, आर कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक? क्या कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक होते हैं? तो अगर हम बात करें जैसे सोवियत यूनियन की या फिर बाद में रशिया, जब सोवियत यूनियन से रशिया में बना तो हमने ये देखा कि सोवियत यूनियन के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन बदले हैं ना। आज ये कॉन्स्टिट्यूशन, कल वो कॉन्स्टिट्यूशन, परसों ये कॉन्स्टिट्यूशन, नरसों ये कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इंडिया में तो ये केस नहीं हुआ। हम तो पिछले 70 साल से ज्यादा से हमारा वही का वही संविधान चलते आ रहा है, ठीक है। और हमने बहुत सारी कंट्रीज में देखा है कि आज वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं और आगे जाके क्या करना पड़ता है, आगे जाके उनको उस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से क्या खासियत है कि वो पिछले 70 सालों से एज इट इज चला आ रहा है। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और वो कॉन्स्टिट्यूशन इतना प्यारा है कि हम ये नहीं सोच सकते कि आज से 70 साल पहले जो चीजें बनी हैं वो आज की नीड के अकॉर्डिंग भी होगी। इतना मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना कि हमारे लीडर्स इतने अच्छे थे कि उन्होंने उस समय सोच लिया था कि आज से 100 साल बाद किस चीज की जरूरत होगी, 200 साल बाद किस चीज की जरूरत होगी। तो जो हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो हमारे एकदम जैसे बोलते हैं ना मूल भाव जो है, वो इतने अच्छे थे और हमारा लीडर्स इतनी ध्यान से आगे तक का सोच रहे थे कि ऐसा ना हो कि कल को आगे जाके इनको भी वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़े जैसा कि हम यूएसएसआर या सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन में देख रहे थे। तो हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखो क्या बोलते हैं, हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड एंड फ्लेक्सिबल दोनों बोलते हैं। रिजिड एंड फ्लेक्सिबल मतलब, रिजिड मतलब यह है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे हिस्सों को नहीं बदल सकते हो। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पावर नहीं दी और ये जुडिशरी ने भी पावर नहीं दी। वो आपको आगे समझ में भी आएगा कि बिल्कुल आप समय के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर लो। फॉर एन एग्जांपल ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन मत बदलो। आपको लग रहा है कि 2-3 चीजें चेंज करनी है आज की नीड के अकॉर्डिंग, बिल्कुल चेंज कर सकते हो। पार्लियामेंट इसमें चेंजेस लेके आ सकती है। संविधान नहीं बदलना, संविधान नहीं बदलना है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें से 2-3 चीज चेंज कर देंगे तो आज की नीड के अकॉर्डिंग हो जाएगा तो बिल्कुल कर लो। लेकिन अगर आप बोलो मैं पूरा संविधान बदल दूं तो ये नहीं हो सकता है। क्लियर? तो ये बात हो गई फ्लेक्सिबिलिटी की। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, हम चेंजेस कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का, लेकिन रिजिड भी है। ऐसे में कल को आगे कोई सरकार आ गई, वो बोल दे पूरा ही सरकार बदल, आगे कोई सरकार आ गई वो बोल दे कि हम पूरा ही कॉन्स्टिट्यूशन बदल दे, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? क्योंकि जुडिशरी बैठी है और जो जुडिशरी है आप पहले भी पढ़ के आए हो, मैंने आपको पढ़ाया कि जुडिशरी क्या है। जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लेके आ चुकी है कि आप संविधान में सब बदलो लेकिन संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर मत बदलो। क्लियर? अब बारी आई है हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। आप कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अमेंड कर सकते हो? तो सबसे पहले एक होता है कि आप ऑर्डिनरी लॉ की तरह अमेंड कर लो। जैसे कि अगर आपको कोई नया स्टेट बनाना है, या अगर मैं बात कर लूं कि आपको किसी स्टेट की बाउंड्री को रीड्रॉ करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, तो जैसे ऑर्डिनरी लॉ बनता है। ऑर्डिनरी लॉ मतलब लोकसभा से मेजोरिटी से पास, राज्यसभा से मेजोरिटी से पास और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो गए। क्लियर? तो जैसे आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, यहां पे हम क्या देखते हैं कि अगर आप किसी स्टेट में क्या करो, किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो ये ऑर्डिनरी लॉ के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है भैया, बढ़िया। दूसरा, स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेस सेपरेटली एज पर आर्टिकल 368। अब आर्टिकल 368 बोलता है कि कई बार आपको स्पेशल मेजॉरिटी लेनी होगी। अब स्पेशल मेजॉरिटी क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी के लिए 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। कितनी? 2। ध्यान से सुनना। 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, पहली कंडीशन क्या है? 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। दूसरी कंडीशन क्या है? 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। एग्जाम्पल से समझाता हूं कि लोकसभा की स्ट्रेंथ हो गई 543। 543 का 50% कितना हुआ? 50% हो गया 272। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या थी? 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है, हाउस की जितनी भी स्ट्रेंथ है उसकी 50%। तो 543 का 50 हो गया 272। सेकेंड कंडीशन क्या है? 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब आज की तारीख में क्या हो रहा है? आज की तारीख में मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं और आज की तारीख में कितने लोग हैं? 400। ठीक है, तो 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो 400 का 2/3 कितना होगा? 266 या 267 कह लो।
267 कह लो। अब नंबर कौन सा बड़ा है, 272 ज्यादा बड़ा है, 267 ज्यादा बड़ा है? 272 ज्यादा बड़ा है, तो हमें 272 वोट्स लगेंगे। क्लियर, समझ में आ गए? दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तब जाके हम मानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ है। क्लियर? तो जब भी हम बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी की, जब भी हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेके आना है, तो चलो भैया लोकसभा में तो क्या होगा, लोकसभा में तो सरकार की मेजॉरिटी होती है, लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में सरकार को अपोजिशन पार्टीज को भी, जो अपोजिशन वाली पॉलिटिकल पार्टी है उनको भी साथ में लेके आना पड़ता है, उनसे भी कंसेंसस बैठाना पड़ता है। क्लियर, समझ में आ गया? देन फाइनल क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट एज आर्टिकल 368। अब हम देखते हैं कि कोई भी चीज को अगर आप स्टेट लिस्ट से यूनियन लिस्ट, या अगर आप कोई ऐसे मुद्दे पे अमेंडमेंट लेके आना चाह रहे हो जिससे कि आप स्टेट गवर्नमेंट की पावर को कम कर दोगे, ठीक है, जिससे कि आप स्टेट गवर्नमेंट की पावर को चेंज कर रहे हो, तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी तो लगानी पड़ेगी, लेकिन इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं तो 50%, हाफ ऑफ द स्टेट की विधानसभा को मेजॉरिटी से उसको पास करना होगा। मतलब फिर से समझाता हूं, स्पेशल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में पास किया, बढ़िया, ठीक है भैया। अब इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं तो हर स्टेट में विधानसभा है, तो जितनी भी विधानसभा है, जितने भी स्टेट्स हैं उनके 50% स्टेट्स को, उनके 50% स्टेट्स को क्या करना पड़ेगा, उनके 50% स्टेट्स की विधानसभा को मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी से उस कानून को पास करना होगा, तभी वो जाके लागू होगा। तो ये वाली कंडीशन कब फुलफिल होती है, ये वाली कंडीशन मतलब कब अप्लाई करते हैं, जब हम देखते हैं कि जब बात होती है कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर से छेड़छाड़ होती है, तो इस बेसिस पर अमेंडमेंट होता है। और जब नॉर्मली आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, तो आप फिर स्पेशल मेजॉरिटी से ही चलेंगे। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है भैया। नाउ हम बात करते हैं कि इंडिया में इतने सारे अमेंडमेंट हो गए सर, 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हो गए, इतने अमेंडमेंट 70 ईयर्स में हो गए, गड़बड़ है ना? इतने सारे अमेंडमेंट हो रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क आ सकता है कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा नहीं है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है। अब हुआ ये कि अगर आप देखोगे कि इमरजेंसी के दौरान 1974 से 1976 में हमने 10 से ज्यादा अमेंडमेंट देखे हैं सिर्फ ये 2-3 साल के दौरान, या फिर हम बात करते ईयर 2001 से 2003 तक जब बीजेपी की सरकार थी, तो बीजेपी एंड जो कोएलिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन लोगों ने मिलकर बहुत सारे अमेंडमेंट किए। ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी जो कि बीजेपी को सपोर्ट कर रही थी, वो बहुत सारे अमेंडमेंट अपने फेवर में चाह रही थी। क्लियर? और यहाँ पे कांग्रेस का डोमिनेशन था, कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा पावर अपने पास में रखना चाह रही थी। तो ये जो टेन्योर है, यहाँ पे हमने सबसे ज्यादा अमेंडमेंट देखने को मिले हैं। क्लियर? ठीक है भैया। अब बहुत सारे अमेंडमेंट ऐसे भी हुए हैं जैसे कि हाई कोर्ट की रिटायरमेंट की, हाई कोर्ट के जज के रिटायरमेंट की एज को बढ़ा दिया, 60 से 62, 63 कर दिया। रिजर्वेशन ऑफ एसटीज एंड एससीज इन लोकसभा, जैसे कि रिजर्वेशन की जो सीट्स की बात है, लोकसभा में क्या है, लोकसभा में हम लोग देखते हैं कि एसटी एंड एससीज की रिजर्वेशन की सीट्स है। तो इनिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया था, इनिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सिर्फ 10 साल के लिए रिजर्वेशन दिया था। तो हर 10 साल बाद पार्लियामेंट क्या करती है, उस रिजर्वेशन को बढ़ा देती है। तो कम से कम 6 से 7 अमेंडमेंट तो रिजर्वेशन के चलते बढ़ गए। आर्टिकल 74 क्या बोलता है? आर्टिकल 74 बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये लोग प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकते हैं। लेकिन इसमें इमरजेंसी के दौरान में क्या चीज लेके आया गया कि अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कुछ बोल रहे हैं तो प्रेसिडेंट को वो बात माननी पड़ेगी, तो ये अमेंडमेंट आया। ठीक है भैया। तो यहां पे मैं कुल मिला के देखो आपको बोलना क्या चाह रहा हूं, कुल मिला के मेरी बात आप समझोगे तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि बहुत सारे अमेंडमेंट तो ऐसे ही हो गए, मतलब ये कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है, ये तो डे टू डे लाइफ से डील करने वाले अमेंडमेंट है। तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारे अमेंडमेंट हो गए, बहुत सारे अमेंडमेंट हो गए, तो मैं आपको एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं कि बहुत सारे अमेंडमेंट नहीं हुए। अब रिटायरमेंट की एज बढ़ाना ठीक है ना भैया, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? रिजर्वेशन वाली बात हो गई, आर्टिकल 74 ठीक है, छोटी मोटी बातें हैं। ठीक, समझ गए हो? फिर बहुत सारे अमेंडमेंट इसलिए भी हुए हैं क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि अलग अलग इंटरप्रिटेशन दे रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन की, कौन? जुडिशरी और पार्लियामेंट। जुडिशरी और पार्लियामेंट क्या अलग अलग इंटरप्रिटेशन दे रहे थे? जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी की, तो हमने क्या देखा था कि एक राइट टू प्रॉपर्टी वाला था। जब भी
हम लोग देखते हैं कि जो सरकार है वो किस पे काम करती है, जब भी वो सरकार डीपीएसपी पे काम करती है तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स से जाते हैं। तो कुछ अमेंडमेंट उनका बैलेंस बैठाने के लिए लेके आना पड़ा, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी को उड़ाया। ठीक, कुछ अमेंडमेंट कैसे आए, कुछ अमेंडमेंट कंसेंसस के माध्यम से, कंसेंसस के माध्यम से मतलब जहां पे सभी पॉलिटिकल पार्टी ने एग्री किया, जैसे कि यहां पे 73rd, ठीक है, 73rd और 74th अमेंडमेंट में क्या हुआ कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का जो अमेंडमेंट आया सब लोग मान रहे थे। 61st अमेंडमेंट कौन सा है कि जो वोटिंग एज जो 21 से 18 ईयर्स की वो सभी पॉलिटिकल पार्टी मान रही थी। एंटी डिफेक्शन लॉ, इस पॉलिटिकल पार्टी से उस पॉलिटिकल पार्टी में जो शिफ्ट हो रहे हैं वो अमेंडमेंट अंदर से पॉलिटिकल पार्टी की इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी सब लोग एग्री कर रहे थे। तो कुछ अमेंडमेंट क्या हुए, कुछ अमेंडमेंट पॉलिटिक्स के जरिए आए, कुछ अमेंडमेंट जो हो रहे थे वो पॉलिटिक्स के जरिए हो रहे थे, कुछ अमेंडमेंट जरूरी थे, छोटे मोटे थे, कुछ अमेंडमेंट इसलिए आए क्योंकि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में लड़ाई चल रही थी, और कुछ अमेंडमेंट इसलिए आए क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टी उस चीज पे एग्री कर रही थी और ये भी नीड थी। तो इसके चलते हम लोग क्या देख रहे हैं, इसके चलते हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स आए। अच्छा, अब क्या हुआ, बहुत सारे कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट भी आए कि हमने ये देखा था कि लोकसभा का टेन्योर इमरजेंसी के दौरान क्या कर दिया था, 5 साल से लेके 5 साल से 6 साल में कर दिया था कि अब लोकसभा के चुनाव 5 साल में नहीं 6 साल में होंगे, तो इसको बाद में कैंसिल कर दिया। रिव्यू पावर ऑफ जुडिशरी, इमरजेंसी के दौरान पे क्या हुआ था, इमरजेंसी के दौरान जुडिशरी की पावर सरकार ने एकदम कम कर दी थी, ऐसा बोल दिया था कि पार्लियामेंट जो चाहे वो कुछ भी अमेंड कर सकती है, जुडिशरी उसमें कुछ भी नहीं बोलेगी। तो इसको भी बाद में जुडिशरी ने क्या किया, कैंसिल कर दिया। एक तरीके से हम लोग ये देख रहे थे कि 38, 39 और 42nd अमेंडमेंट्स आए थे। ठीक है, ये अमेंडमेंट्स कब आए थे, ये अमेंडमेंट हमने देखा इमरजेंसी के दौरान आए थे। ये अमेंडमेंट्स में क्या हुआ है वो आपके पेपर में कभी भी नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं कि ये बहुत सारे अमेंडमेंट हम लोग देख रहे थे कि इतने बड़े बड़े अमेंडमेंट्स आए थे जो कि इमरजेंसी के दौरान आए गए हैं। फिर इनको ठीक करने, मान लो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो उसको ठीक करने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आए। तो कई बार हमने क्या देखा है कि पॉलिटिक्स के चलते अगर कुछ गलत अमेंडमेंट आ गए हैं तो उनको सही करने के लिए फिर से बदलाव कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको कुल मिला के बताना ये चाह रहा हूं कि जो बहुत सारे जो अमेंडमेंट हुए हैं इनके पीछे रीजंस हैं। कुछ रीजन पॉलिटिक्स है, कुछ रीजन छोटे मोटे मुद्दे, कुछ रीजन कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स है, कुछ रीजन सभी लोगों की सहमति थी। ठीक है, समझ गए। देन बात आई है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी ने क्या बोला, जुडिशरी ने बोला कि भैया तुमको संविधान में जो बदलना है, जुडिशरी है, जुडिशरी पार्लियामेंट से क्या बोल रही है कि तुमको संविधान में जो बदलना है तुम बदल सकते हो, तुम्हारे पास में पूरी पावर है, लेकिन तुम कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्या है, जुडिशरी से पूछा तो जुडिशरी ने बोला नहीं नहीं, मैं बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे, क्योंकि कहीं पे लिखा ही नहीं है। तो फिर पूछा हम कैसे पहचानेंगे, पार्लियामेंट पूछती हम कैसे पहचानेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जुडिशरी बोलती जैसे सेक्युलरिज्म है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इक्वालिटी है, ये सभी जो बेसिक चीजें, जो बेसिक वैल्यूज है जिसपे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते हो। तो एक तरीके से क्या किया, जुडिशरी ने अपने आप बेसिक स्ट्रक्चर को इवॉल्व किया है और उससे पार्लियामेंट की पावर को कम कर दी और जुडिशरी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई। ठीक, लेकिन हम ये देखते हैं कि जुडिशरी का कंट्रीब्यूशन भी अच्छा खासा रहा है। कैसे, जुडिशरी ने सिटीजन्स को बहुत सारी राइट्स दे दी। राइट टू लाइफ पहले इतनी सी राइट्स हुआ करती थी, अब इतनी सारी राइट मिल गई। साथ ही साथ हमने इमरजेंसी के दौरान देखा है, जब जब देखा कि जुडिशरी को कुचला गया है, जब जब अपने को ऐसा लग रहा था कि देश में हालत ठीक नहीं है, तो जुडिशरी ने प्रोएक्टिव रोल निभाया है। लेकिन एट द सेम टाइम आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हो कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप भी बहुत मैच्योर है। अगर मान लो हमारे लीडर्स बोल देते हैं हम नहीं मानेंगे बेसिक स्ट्रक्चर को, तो क्या कर लोगे। लेकिन हमारे लीडर्स इतने अच्छे हैं, जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इतनी अच्छी है कि बार बार वो लोग बोलते हैं और जुडिशरी बोलती है नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, तो ये लोग सुनते हैं। तो हमें ये भी देखना होगा कि जो हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने भी एक तरीके से क्या किया है, उन्होंने भी एक तरीके से एक बहुत अच्छी मैच्योरिटी दिखाई है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन एज एन लिविंग डॉक्यूमेंट। हम आज भी उस कॉन्स्टिट्यूशन को जी रहे हैं, मतलब उसको लेके, और आगे भी हमारा संविधान वैसे ही चलेगा क्योंकि हमारा संविधान इतना प्यारा है। तो अब तुम लोगों को भी क्या करना है, तुम लोगों को अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, जीवन में कुछ बड़ा करना है, और बड़ा करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने आप में एक बड़ा सपना देखना है, अपने मन में कुछ बड़ा करने की सोचना है। पहले खुद कॉन्फिडेंट रहोगे तभी तो वर्ल्ड को जाके फेस करोगे। तो सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जब सपना देखना ही है तो बड़ा देखो, खुद के लिए, अपने माँ बाप के लिए और अपने देश के लिए। तो मैं जैसा कि हमेशा बोलता हूं कि पॉलिटिकल साइंस में जब सिद्धार्थ पटेल है तो डरने की नहीं है बात, क्योंकि चाणक्य नीति से लेकर राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए रैपिड रिवीजन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।